इवनिंग सभी को, कुछ भी मान सकते हो। चलो, आवाज आ रही है, एक बार रिप्लाई करो। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। अब इंपोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए ढंग से समझने का है ना, ध्यान दीजिएगा। आवाज वगैरह आ रही है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, लाउ ए समीकरण। लाउ ए समीकरण। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स किरण विवर्तन के लिए लाउ ए समीकरण डिराइव करो। लाउ ए समीकरण कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स किरण विवर्तन के लिए लाउ ए समीकरण समझाओ। पहले मैं पूरा डायग्राम समझाऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया। उस बात का आप रिप्लाई करोगे, फिर उसके बाद में मैं लिख पाऊंगा, फिर आप लोग डायग्राम बनाओगे, ठीक है। लेकिन पहले पूरा डायग्राम हम एक साथ समझेंगे और बिल्कुल ढंग से समझेंगे। जहां आपको डाउट हो आप लोग बेझिझक उस चीज को पूछ लेना, ठीक है। पूछ इसलिए लेना क्योंकि किताब के अंदर सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है। वापस सुन लो मेरी बात ढंग से। किताब के अंदर सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां से पढ़ना, इसलिए आप लोग ढंग से समझ लेना, ठीक है। चलो बताता हूं मैं कैसे क्या है। देखो, हम क्या करते हैं, लाउ ए समीकरण डिराइव करने के लिए दो जालक तल लेते हैं। सर जालक तल कैसे रिप्रेजेंट होंगे यहां पे समझो। एक जालक तल ये रहा, इधर बनाता हूं डायग्राम। एक जालक तल ये रहा और दूसरा जालक तल मैंने बना दिया ये, ठीक है। ये जो दो जालक तल हमने लिए हैं, इन दो जालक तलों के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल डी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? स्मॉल डी। तो मैं एक काम करता हूं, समझो। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोल देता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी है, ठीक है। तो दो जालक तल हमने रिप्रेजेंट किए हैं और इन दो जालक तलों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। अब क्या करते हैं अपन, एक्स किरण आपतित करते हैं जालक तल ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले जालक तल पर भी क्या करते हैं अपन, एक्स किरण आपतित करवाते हैं, ठीक है। आइएगा, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले जालक तल पर, ऊपर वाले जालक तल पर ये लो मैंने एक्स किरण आपतित करवा दी कुछ इस तरीके से। थोड़ा डार्क वे भी लेते हैं। तो ये हमने एक्स किरण यहां पे आपतित करवा दी, ठीक है। अब ये एक्स किरण आपतित हो गई तो यहां से ये हो गई एक्स किरण विवर्तित एक्स किरण नहीं, ये है विवर्तित एक्स किरण। ये आपतित एक्स किरण है, ये विवर्तित एक्स किरण है। आपतन की दिशा को रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पे आई कैप से, और जो विवर्तन की दिशा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस कैप से, ठीक है। आइएगा, ऐसे ही अब हमको क्या करना है, नीचे वाले जालक तल पर भी एक्स किरण आपतित करनी है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से ध्यान देना। मैं जो जालक, इस नीचे वाले जालक तल पर जो एक्स किरण आपतित करने वाला हूं ना, वो एक्स किरण में आपतित करूंगा ना, तो इसके जस्ट नीचे मत आपतित करवाओ, थोड़ा इधर आपतित करवाओ। सर मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि जो मैं एक्स किरण आपतित करवाने वाला हूं वो एक्स किरण ये लो मैं यहां आपतित करवा रहा हूं, ये आपतित करवा दी, इधर देखो, ठीक है। तो यहां से ये आपतित हो गई, यहां से ये क्या हो गई? विवर्तित हो गई। ये आपतित हो गई और ये क्या हो गई? विवर्तित हो गई, ठीक है। चलो आओ, ये है पृष्ठ स्पर्शी कोण। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होता है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूं ये कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। अब एक काम और करते हैं। क्या काम करेंगे ऐसा हम? और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P1 पॉइंट और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P2 पॉइंट। ये P1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कैसा है? P2 पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, या फिर ऐसे करो, इसको P2 दे दो, इसको P1 दे दो, इसको P1 दे दो, चलो इसको P2 दे देते। ये तो हमारी इच्छा है, हम किसको P1 दे किसको P2 दे, इसमें तो कोई बाउंडेशन थोड़ी है। अब क्या करो, इस P2 को P1 से मिलाओ। क्या करना है? P2 को P1 से मिलाना है। तो आओ यहां पे हम P2 को P1 से मिलाने वाले हैं। तो देखो सारे के सारे देखना, P1 को P2 से मिला रहे हैं हम। तो ये लीजिएगा, हमने P1 P2 से मिला दिया। ये P1 को P2 से मिला दिया हमने, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। इसको नाम देता हूं मैं पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। क्या नाम दे दिया? पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। अब काम की बात समझ, अब ये दो प्रकाश किरण हो गई, समझना।
दो एक्स किरण हो गई, प्रकाश किरण क्यों बोले हम, एक्स किरण बोलेंगे। ये आपतित हो गई, ये यहां से विवर्तित हो गई, ये आपतित हो गई, ये विवर्तित हो गई। हाँ जी, क्या कहा है, आपतित वाले की दिशा क्या है, आपतन की दिशा है आई कैप, और विवर्तन की दिशा क्या है, एस कैप है। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज समझो, छोटी सी बात समझाने वाला हूं। जैसे देखो, ऐसे है कि एक प्रकाश किरण ये है, ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण ये है। प्रकाश किरण ले लो या एक्स किरण ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैं बोलूं कि ये वाली प्रकाश किरण का पथ ज्यादा है या ये वाली प्रकाश किरण का पथ ज्यादा है, तो आप कहोगे सर इस वाली प्रकाश किरण का पथ ज्यादा है। फिर मैंने कहा कि हमको पथांतर कैलकुलेट करना है, तो क्या करूं मैं, तो आपने कहा कि पथांतर कैलकुलेट करने के लिए इससे इस पर लंब आरोपित कर दो। इससे इस पर लंब आरोपित कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक का पथ तो सेम है, और अंतर क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक का पथ तो सेम है, और अंतर हो गया ये इतना, ये क्या हो गया, अंतर हो गया, पथ का अंतर, ठीक है। तो एक प्रकाश, एक एक्स किरण जालक तल ऊपर वाले पे आपतित हुई है, दूसरी एक्स किरण जालक तल नीचे वाले पे आपतित हुई है, तो दोनों के मध्य पथ का अंतर तो होगा। तो पथ का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस बिंदु P1 से P2 की और जो प्रकाश किरण आ रही, सॉरी P2 की और जो एक्स किरण आ रही है, इस एक्स किरण पर एक लंब आरोपित कर दो। तो लो, आपने बोला कि इस पर एक लंब आरोपित करो, ये लीजिएगा, हमने इससे इस पर एक लंब आरोपित कर दिया, ठीक है। अब लंब आरोपित किया है, तो आप लोग यही तो कहोगे कि सर ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये दिख तो रही है ना। एक बार और लाइन खींचोगे इसके ऊपर, मोटी कर देता हूं लाइन, एक लाइन और, तो देखिए, ठीक है। तो ये जो हमने इस पर लंब आरोपित किया है, तो इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं बिंदु ए। अब इसके बाद क्या हुआ, सर इसके बाद ये हुआ कि यहां से यहां तक का पथ तो क्या है, सेम है, केवल पथांतर क्या है, P2A है, केवल पथांतर क्या है, P2A है, केवल पथांतर क्या है, P2A है। और सर ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब आरोपित किया है ना, तो ये कोण कितने का है, 90 का। तो मैं इस तरीके से एंगल रिप्रेजेंट यहां पे कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। अब देखो, ऐसे ही समझना कि जैसे मान लो एक प्रकाश किरण ऐसी है, दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से है। अब मैं कहूं कि दोनों के अंदर से पथ किसका बड़ा है, तो आप कहोगे सर नीचे वाले का पथ बड़ा है, ऊपर वाले का छोटा है। तो पथ का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इससे इस पर लंब डाल दोगे, तो ये हो गया पथ का अंतर, क्योंकि इसके बाद में प्रकाशिक पथ या दोनों के पथ क्या है, सेम है। तो ऐसा ही मैं ये करूं कि इन दोनों के मध्य जो विवर्तित एक्स किरण है, इनके मध्य पथ का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करूं, इस बिंदु P2 से P1 से जो विवर्तित एक्स किरण है उस पर क्या डाल देते हैं अपन, एक नॉर्मल आरोपित कर देते हैं। तो सर इससे इस पर एक नॉर्मल आरोपित किया जाएगा, तो वो हम किसी और कलर के पेन से दिखाना चाहेंगे, ये दिखा ये मोटी कर देते हैं लाइन पे जो अलग से बढ़िया, ये हो गया, ये आरोपित कर दिया। और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन बिंदु बी। तो ये भी कितने का कोण है, 90 का कोण, ठीक है। तो देखो, चल तो रही है क्लास, हाँ जी। पथ का अंतर कहां हुआ था, एक तो ये हुआ, और एक पथ का अंतर ये हुआ। तो ये वाली जो एक्स किरण आपतित हुई है, और ये वाली एक्स किरण जो यहां पे क्या हुई है, विवर्तित हुई है, इन दोनों के मध्य पथांतर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पथ के अंतर का डिफरेंस कर लेंगे, दोनों के पथ के अंतर का क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। एक तो ये चीज इसके अंदर मेंशन करनी होती है। एक आगे का काम और समझो, देखो ये वाली दिशा क्या है, आई कैप है, जी बिल्कुल सहमत है, ये वाली दिशा कैसी है, आई कैप है, ठीक है। आई, और ये वाली दिशा कैसी है सर, सर ये एस कैप दिशा है। चलो, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, तो बढ़ाओ आगे की तरफ। चलो, तो ये लीजिएगा, इसको हमने थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दिया, तरीके से आगे की तरफ, इस तरीके से आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप लोग सब जानते हो, ये वाला जितना कोण है उतना ही कोण ये होगा। कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट से इस पर एक लंब आरोपित करता हूं,
तो मैं इस वाले पॉइंट से इस पर एक लंब आरोपित करूंगा। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन बिंदु M, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन बिंदु N। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं M और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं N। ठीक है, ये आई कैप दिशा है, तो ये वाली दिशा भी क्या है, आई कैप ही है भाई। कैसी दिशा है, आई कैप है। ठीक है, और देखो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं कि ये P1 है, ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है, अगर इसमें सदिश संयोजन लगाया जाए, सदिश संयोजन क्या कहता है, दो क्रमागत सदिश का योग तीसरे विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होता है। तो देखो एक एरो ऐसे लगा हुआ है, एक एरो अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये वाला एरो, ये वाला एरो, दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मान लो अगर मैं इसको x मानू, रफली बता रहा हूं, इसको x मानू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एस कैप प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप। ये एस कैप हो गया, इसको x मान लिया मैंने, और ये है आई कैप। तो एस कैप और x दोनों का योग किसके बराबर होगा, आई कैप के। अगर मैं x कैलकुलेट करूं तो ये क्या आएगा, एस आई कैप माइनस का एस कैप। यानी ये जो एरो लगा हुआ है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप माइनस का एस कैप। ठीक है, और इसको हम एस वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, एस वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। चलो एक बार आप लोग ये बताओ, ये डायग्राम आप लोगों के जितना मैंने समझाया है उतना समझ में आ गया क्या, ज्यादा नहीं, जितना मैंने इसके अंदर समझाया है डायग्राम के अंदर, ये सारी बातें समझ में आ गई क्या। फिर आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन के तौर पे। बताओ, अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, डायग्राम ही समझाना स्टार्ट किया था और डायग्राम ही समझा रहे हैं। एक बार आपको रिप्लाई करना है कि जितना मैंने समझाया उतना आप लोगों के समझ में आ गया क्या। अब रोज क्लास लगेगी, ठीक है ना, इसी टाइम पे 4:15 बजे। रिप्लाई करो, चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए ध्यान देना, फटाफट रिप्लाई करो। टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसके, सॉलिड के। अच्छे नंबर भी इसी में आते हैं, घटिया नंबर भी इसी के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है ये। चलो फटाफट रिप्लाई करो, एक बार और बोलो भाई, एक बार और बताने की जरूरत है क्या, बोलो 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 फटाफट। चलो पहले लिखवाते हैं फिर एक बार और समझा देंगे, वंस अगेन। चलो लिखो, पहले लिखो फिर समझा देंगे ना। लिखो एक्स किरण विवर्त, ये वही दिखते हैं जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो लिखो एक्स किरण विवर्तन को समझने के लिए, एक्स किरण, हाँ अब आया। चलो लिखो एक्स किरण विवर्तन को समझने के लिए लाउ ए समीकरण ज्ञात किए जाते हैं। एक्स किरण विवर्तन को समझने के लिए लाउ ए समीकरण ज्ञात किए जाते हैं। यहां दो जालक तल लिए जाते हैं, यहां दो जालक तल लिए जाते हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। लाइन चेंज करके लिखना, जालक तलों पर, जालक तलों पर दो बिंदु P1 व P2 हैं, जालक तलों पर दो बिंदु P1 व P2 हैं। इन बिंदुओं पर x किरणों के, इन बिंदुओं पर x किरणों के आपतन की दिशा, इन बिंदुओं पर x किरणों के आपतन की दिशा आई कैप और विवर्तन की दिशा एस कैप है। आपतन की दिशा आई कैप और विवर्तन की दिशा एस कैप है। आपतन की दिशा आई कैप और विवर्तन की दिशा एस कैप है। यहां P1 के सापेक्ष, यहां P1 के सापेक्ष
P2 का स्थिति सदिश, यहां P1 के सापेक्ष P2 का स्थिति सदिश R वेक्टर है, R वेक्टर है। R वेक्टर है, आगे लिखना, तथा जालक तलों पर, तथा जालक तलों पर एक्स किरणें, तथा जालक तलों पर एक्स किरणें पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा पर आपतित होती है, पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा पर आपतित होती है, पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा पर आपतित होती है। यहां बिंदु P1 से, यहां बिंदु P1 से कोमा लगाओ, यहां बिंदु P1 से कोमा लगाओ, P2 पर आपतित, सॉरी ऐसे लिखना, बिंदु P1 से फिर कोमा लगाना, P2 की ओर आने वाली, P2 की ओर आने वाली, P2 की ओर आने वाली आपतित एक्स किरण पर, आपतित एक्स किरण पर एक लंब, आपतित एक्स किरण पर एक लंब P1A आपतित किया जाता है, आपतित एक्स किरण पर एक लंब P1A आपतित किया जाता है, तथा बिंदु P2 से, तथा बिंदु P2 से कोमा लगा लेना, तथा बिंदु P2 से फिर कोमा लगा लेना, P1 से विवर्तित एक्स किरण पर, P1 से विवर्तित एक्स किरण पर एक लंब P2B आपतित किया जाता है, एक लंब P2B, P2B आपतित किया जाता है, एक लंब P2B आपतित किया जाता है। हाँ जी, ये डायग्राम बना लो, और जैसे ही डायग्राम बना लो मुझे मैसेज कर देना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ना।
कल क्लास नहीं हुई थी है ना। चलो उतार लिया, आगे चले, आगे कंटिन्यू करें इसको। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, सुने आप ना, समझो। अब क्या करते हैं अपन, देखो ये जो P1 और P2 है, इन पर अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा ना इसका, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक्स के अंदर कुछ सिस्टम में बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिखी हुई है, लिखेंगे तो हम भी उनको जिस तरीके से डायरेक्ट लिखना है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा तरीके से समझ के लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो ये P1 और P2 पर जो आपतित एक्स किरण है, इनके मध्य हमको क्या करना है, पथांतर कैलकुलेट करना है। तो देखो, देखो आइएगा ना, चलो देखो, यहां एक्स किरणों के मध्य पथांतर डेल्टा, देखते चलना। तो सर ये डेल्टा क्या होगा, हमने इस पर लंब आरोपित किया तो ये आ गया पथ का अंतर, इस पर लंब आरोपित किया तो ये आ गया पथ का अंतर, दोनों का डिफरेंस कर दो। क्योंकि एक तो हम कहते हैं ना मीडियम में चला हुआ है, एक बाहर चला हुआ है और एक इसके अंदर चला हुआ है, दोनों का डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो P2A माइनस का क्या हो जाएगा, P1B। जैसे अपन ऑप्टिक्स में कैलकुलेट करते थे ना प्रकाश किरणों के लिए, कैसे ज्ञात करते थे, ठीक है, माध्यम में तय की गई दूरी गुणा उसका अपवर्तनांक माइनस वायु में तय की गई दूरी गुणा उसका अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ हमें कोई अपवर्तनांक वगैरह नहीं लेना है, दोनों का डिफरेंस दिखाना है। तो इस वाले का और इस वाले का, दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे क्या होगा, पथ का अंतर हो जाएगा, और वो कितना होगा, पथांतर होगा। समीकरण नंबर देंगे इसे 1। अब ध्यान दो, यहां, हाँ जी सुनो, ये जो P2A है और P1B है, इनके मान क्या होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं ऐसा कैसे लिखा है। इसका मान होता है आर वेक्टर डॉट आई कैप और इसका मान होता है आर वेक्टर डॉट एस कैप। समीकरण 1 में मान रखने पर, फिर बताता हूं ये कैसे लिखा है। समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो, तो जब हम समीकरण 1 के अंदर मान रखेंगे तो डेल्टा बराबर कितना आएगा, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस का आर वेक्टर डॉट एस कैप। आर वेक्टर को आप कॉमन निकाल लो तो ये आ गया आई कैप माइनस का एस कैप, ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये लिखा कैसे है ये हमको इसके अंदर समझना है। तो 2 मिनट आप लोग बिल्कुल ढंग से सटीक समझना कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। लिखना तो हमें भी डायरेक्ट ही है, ठीक है ना, लेकिन लिख कैसे दिया ये बात भी तो हमें क्लियर होनी चाहिए। आओ देखो बताता हूं, चलो देखो, हाँ जी बताता हूं देखो, एक काम करते हैं अपन, बड़ा सिंपल सा काम है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल से समझेंगे। ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल, ठीक है। चलो देखो, ये वाला बिंदु है हमारा ए बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु है P1 बिंदु और ये वाला बिंदु है हमारा P2 बिंदु, समझना, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, P1A P2। सर ये कहां पे है, ये रहा P1 P2A, ये रहा। चलो ये वाला एंगल है 90। P1 और P2 के बीच का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, आर वेक्टर है। और ये जो P1A है, ये वाली दिशा क्या है हमारी, आई कैप है। ये वाली दिशा क्या है हमारी, आई कैप है। सपोज करो ये वाला एंगल पाई है, कंसिडर करो ये वाला एंगल क्या है, पाई है, ठीक है। तो मैं आपसे ऐसे पूछूं सिंपल सी बात कि भाई जैसे ये आर वेक्टर होता है, ये एंगल थीटा होता है और ये एक्स दिशा होती है, तो इसका इस दिशा में घटक क्या होता है, आर कोस थीटा, और इस दिशा में घटक क्या होता है, आर साइन थीटा, ऐसा ही होता है। तो इस आर वेक्टर का इसके अंदर घटक क्या होगा, इस दिशा में घटक क्या होगा, तो आप कहोगे कि इस दिशा के अंदर इसका घटक कितना होगा, यानी P1A कितना होगा, तो आप ऐसे कहोगे कि सर ये होगा r cos फाइव। क्या होगा, इस r वेक्टर का इस दिशा के अंदर अगर मैं कंपोनेंट ज्ञात करूं तो r वेक्टर का इस दिशा के अंदर जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे वो कंपोनेंट बनेगा r cos फाइव, यही बनेगा। मुझे एक्चुअल में मान किसका चाहिए, P2A का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, P2A का मान मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड रुको, देखो इसको ऐसे समझते हैं, देखो जैसे यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ लेते हैं, ये वाला सपोज करो एंगल कितना है, फाइव है, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूं मैं ए
इसमें ही समझ लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं P1 और इसको नाम दे देते हैं P2, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, चलो इसको P2 नाम दे दो, इसको P1 नाम दे दो, एक ही तो बात है, ठीक है। ये वाला कोण कितने का है? 90 का है। हाँ जी, देखो इसकी बजाय इससे समझो ना, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। इधर देखो, ये जो P2 एक है, कौन सी दिशा है? आई कैप है। तो P2A वाली दिशा सर आप दिखाओ इसके अंदर, तो वो दिशा दिखाऊंगा मैं आई कैप, ठीक है, समझने के तौर पे है ना। अब मैं कहूं कि इस आर वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करो, इस आर वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करो, तो आप इस आर वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करोगे, यानी P1A ज्ञात करोगे, तो आप क्या लिखोगे? आर कोस फाई लिखोगे। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे क्या लिखोगे? आर कोस फाई लिखोगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आर वेक्टर का मोड, आई कैप का मोड और कोस फाई, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है सर? दिक्कत क्यों? आर वेक्टर का मोड क्या आएगा? आर आएगा। आर कैप का मोड क्या आएगा? 1। यूनिट वेक्टर का मोड क्या होता है? 1। और cos फाई अपनी जगह है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो यहां फाई किस किस के बीच का एंगल होना चाहिए? आर वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल। हाँ तो सही है, आर वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल ही है क्या यहाँ पे? फाई, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और cos थीटा लिखते हैं। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। आर वेक्टर डॉट आई कैप, इसको ओपन करो तो क्या लिखोगे? आर वेक्टर का मोड, फिर आई कैप का मोड, फिर cos फाई। आई कैप का मोड 1 हो जाएगा, आर वेक्टर का मोड आर हो जाएगा, तो ये स्टेप बन जाएगी। तो कुल मिला के P1 एक ही जगह क्या लिखा जा सकता है? आर वेक्टर डॉट आई कैप लिखा जा सकता है। ये समझने के तौर पे हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये हमने समझने के तौर पे ऐसा किया है। और जैसा हमने ये लिखा है, जिस प्रकार हमने ये लिखा है ना, जिस प्रकार ये लिखा है P2A का मान कितना लिखा है हमने? आर वेक्टर और दिशा क्या है? आई कैप है। तो क्या लिख दिया? आर कैप्टर डॉट आई कैप। अब मैं अगर P2B का मान लिखूं, कहां गया, सॉरी, P2A का मान ऐसे लिखा है अपन ने, अगर हम P1B का मान लिखे तो ये कैसे लिखेंगे? तो ये भी लिख दो ऐसे ही, आर वेक्टर और ये वाली दिशा कौन सी है? एस कैप। तो सीधा आर वेक्टर डॉट एस कैप कर दो, क्योंकि इसमें भी तो मैंने यही किया है, आर वेक्टर और आई कैप, यही तो किया है, आर वेक्टर डॉट आई कैप। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर वेक्टर डॉट एस कैप। क्या लिख दिया? आर वेक्टर डॉट एस कैप। समझने के तौर पे मैंने वो ट्राइंगल दिखा के यहाँ पे बताया है कि ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों मान उठा के इसके अंदर रख दिया, इस जगह और इस जगह, तो यहां से ये आ गया। इसकी जगह मान रख दिया हमने आर वेक्टर डॉट आई कैप और इसकी जगह रख दिया आर वेक्टर डॉट एस कैप। आर वेक्टर डॉट कॉमन निकाल लिया तो आई कैप माइनस का एस कैप हो गया, क्योंकि इसका इससे डॉट करोगे तो ये स्टेप आएगी, इसका इससे डॉट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। इसको मैंने किसके बराबर मान रखा है? एस वेक्टर के बराबर मान रखा है। तो मैं ये बात यहां पे मेंशन करूंगा जरूर, माना कि आई कैप माइनस एस कैप बराबर मान लेते हैं हम एस वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने एस वेक्टर मान लिया। तो डेल्टा बराबर ये यहां से आ जाता है आर वेक्टर डॉट एस। अब चाहो तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, बोथ आर सेम। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम रिजल्ट ही देते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप इतना सा इसके अंदर आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करो। ये लिखो, ये लिखो, जहां तक हो गया था उसके आगे से। जो बात यहां बताई है अभी वो क्लियर है? समझ में आई? रिप्लाई करो। और इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो। और आगे रिप्लाई भी करो।
गया, चले आगे। हाँ जी, जो स्टेप नहीं समझ में आए उसको मेंशन करो कि ये बात नहीं समझ में आई। अब पूरा ही नहीं समझ में आया तो उसका तो कोई वो नहीं है ना, 40 मिनट हमारी बेकार जाएगी फिर। चलो हो गया। अब आगे देखिए, इसके आगे की कैलकुलेशन हम चले आगे। चलो, हाँ, ये लो, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे रिजल्ट की पूछी जा रही है, रिजल्ट कब आएगा। चलो अब देखो क्या होता है, एक चीज और इसके अंदर हमको बतानी होती है। हाँ, इसके आगे लिखो ना, इसके आगे लाइन लिखो पहले तो ना, लिखो इसके नीचे लिखना, जालक बिंदु P1 व P2 से, जालक बिंदु P1 व P2 से विवर्तित, जालक बिंदु P1 व P2 से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पथांत, एक्स किरणों के मध्य कलांतर फाई है। चालक बिंदु P1 व P2 से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य कलांतर फाई है। जालक बिंदु P1 व P2 से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य कलांतर, विवर्तित एक्स किरणों के मध्य कलांतर फाई है। अगर विवर्तित एक्स किरणों के मध्य कलांतर फाई है तो सुनो, जो कलांतर होता है फाई, कलांतर और पथांतर में एक संबंध होता है, कलांतर इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पथांतर। चलो, कलांतर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पथांतर को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। ठीक है, चलो इसको देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से बराबर करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या आएगा, फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा लैम्डा, और ये आएगा फिर एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर। समीकरण नंबर देंगे इसे 4, समीकरण नंबर क्या देंगे इसे 4 देंगे। बता दो, यहां क्लास चल रही है, चलो ये तोड़ लो। ठीक है, लिखो ये कलांतर और पथांतर की, आगे चले, लिखो इसके आगे नीचे ना, इसके नीचे लिखना, यदि विवर्तित एक्स किरणें संपोषी व्यतिकरण करे, यदि विवर्तित एक्स किरणें संपोषी व्यतिकरण करे तो कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, तो कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, तो कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यदि विवर्तित एक्स किरणें संपोषी व्यतिकरण करे तो कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, हाँ देखो, संपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि पाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, या 2 पाई n होना चाहिए। n यहाँ पे कैसी राशि होती है, पूर्णांक राशि होती है। तो हमने ये बोला है कि अगर संपोषी व्यतिकरण है तो कलांतर क्या होना चाहिए, 2 पाई n होना चाहिए, n यहाँ पे क्या है, पूर्णांक राशि है। आगे देखो इसके नीचे लाइन चेंज करके, यदि बिंदु P1 के सापेक्ष, यदि बिंदु P1 के सापेक्ष P2 के अभाज्य सदिश क्रमशः है, अभाज्य सदिश क्रमशः है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर को, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर को, यदि बिंदु P2 P1 के सापेक्ष P2 के अभाज्य सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर को, तो अब ध्यान दो, आओ समीकरण 4 से,
देखो ये जो आर वेक्टर होता है P2 का P1 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर होता है। अब हम ऐसे कहें कि P2 का P1 के सापेक्ष अभाज्य सदिश A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर हो, तो लिखने का जो तरीका होता है समीकरण 4 का वो क्या होता है? अगर आप A की बात करते हो अभाज्य सदिश A वेक्टर की, तो इसको पाई A से लिखा जाता है। B की बात करते हो तो पाई B से, और C की बात करते हो तो लिखने का जो पैटर्न होता है वो होता है पाई C। पहली बात, ठीक है। अब सुनो, 2 पाई बटा लैम्डा आएगा, सब में आएगा 2 पाई बटा लैम्डा, तो 2 पाई बटा लैम्डा, 2 पाई बटा लैम्डा और 2 पाई बटा लैम्डा। आगे है एस, हाँ जी ये भी सब में ही आएगा। फिर इसके बाद में है अब अभाज्य सदिश, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये हो गया समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। तो P2 का P1 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर होता है। अब मैंने यहां पे अभाज्य सदिश को डिफाइन किया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखोगे तो एक बार फेज डिफरेंस ये लिखोगे, बी वेक्टर लिखोगे तो फेज डिफरेंस फाई बी लिखोगे, और सी वेक्टर लिखोगे तो फेज डिफरेंस क्या लिखोगे? फाई सी। अब मैंने कहा है कि यदि विवर्तित एक्स किरणें समपोषी व्यतिकरण करे तो कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये क्या है? कलांतर। ये भी क्या है? कलांतर। ये भी क्या है? कलांतर। तो ये सब क्या होते हैं? 2 पाई के पूर्ण गुणज होते हैं। 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, इनके क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। अब देखो पूर्णांक राशि हम क्या लेते हैं? एन लेते हैं, लेकिन यहां थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं, एच डैश, के डैश, एल डैश, और लिख देंगे जहां एच डैश, के डैश व एल डैश पूर्णांक राशि है। चल लिखो ये तीनों स्टेप ऐसे के ऐसे समीकरण 4 से। इसको देंगे 5, इसको देंगे 6, इसको देंगे 7। उतारो इसको ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे उतार लो। चलो चलो चलो, लिख लिया? हाँ जी। अब हम एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, बाकी इसी प्रकार करके लिख देंगे। आओ समीकरण 5 से, समीकरण 5 से 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। हाँ जी, क्या लिखा है सर? आपने लिखा है 2 पाई बटा लैम्डा एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या है? 2 पाई एच डैश, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना आएगा सर? एच डैश लैम्डा आएगा। क्या आएगा? एच डैश लैम्डा। जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो तो क्या लिखते हो? ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और cos थीटा लिखते हो, तो यहाँ cos आएगा। एंगल में अल्फा ले लेता, तो ये हो गया एच डैश लैम्डा, ठीक है। अब ये आ गया एस वेक्टर का मोड, ये एस वेक्टर का मोड आ गया। ए वेक्टर का मोड क्या होगा? ए ही होगा। किसी भी सदिश पर अगर मोड लगा हुआ है तो उसका सदिश हटा दो, फिर क्या? cos अल्फा, और ये हो गया एच डैश लैम्डा, जहां जो अल्फा है वो एस वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण के मध्य कोण है, ठीक है। ठीक है, लिखो इसे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार आओ एस वेक्टर का मोड ए की जगह बी लिख दो, अल्फा की जगह बीटा लिख दो, और ये एच डैश की जगह के डैश आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। फिर ऐसे ही लिखा जा सकता है एस वेक्टर का मोड सी आ जाएगा, एंगल गामा ले लेते हैं, एल डैश और लैम्डा, ठीक है। जैसे इसमें एच डैश था, के डैश था, एल डैश था,
ऊपर वाले में एच डैश, इसमें के डैश, इसमें एल डैश, ठीक है। लैम्डा इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। यहाँ अल्फा ले लिया, यहाँ बीटा ले लिया, यहाँ गामा ले लिया। तो अल्फा किस किस के बीच का एंगल हो गया, एस वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। बीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया, एस वेक्टर और बी वेक्टर का। और गामा किस किस के बीच का एंगल हो गया, एस वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। चलो, तो ये यहां पर आप लोग इसे कंप्लीट करो, ये यहां पे आप लोग इसे कंप्लीट करो। अब इसके अंदर समझाने की जो बात है वो एक बात है, वो ये एस वेक्टर का जो मान होता है वो होता है 2 sin थीटा। ये एस वेक्टर का मोड लिखा हुआ है ना तीनों जगह, इसका मान होता है 2 sin थीटा। इधर भी मैं 2 sin थीटा, इधर भी 2 sin थीटा और उधर भी 2 sin थीटा लिख दूंगा। तो ये जो तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, इन तीन इक्वेशन को ही क्या कहा जाता है, मैं बताऊं, इन तीन इक्वेशन को ही कहा जाता है लाउ ए के समीकरण, ठीक है। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। लेकिन इसमें एस वेक्टर का जो मोड होता है ये होता है 2 sin थीटा। कितना होता है, 2 sin थीटा होता है। तो ये मेरा समझाना बाकी है कि एस वेक्टर का मोड 2 sin थीटा कैसे होता है, ठीक है। एस वेक्टर का जो मोड होता है वो 2 sin थीटा कैसे होता है ये समझाना बाकी है। तो 2 मिनट सब ध्यान दो, तो बोर्ड पे मैं अभी समझा दूं और क्लियर कर देता हूं कहानी को पूरी को। देखो आओ समझो, ये कौन थीटा था, ये कौन भी थीटा, ये आई कैप था। अभी डायग्राम में ये एस कैप था और ये ज्ञात किया था, तो क्या आया था, आई कैप माइनस का एस कैप था। और इसको क्या कहा था मैंने, एस वेक्टर कहा था। इसको क्या कहा था मैंने, अब देखो ये एस कैप है, ये एंगल थीटा है। इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, एस कैप कोस थीटा। और इस दिशा में घटक क्या होगा, एस कैप का मोड कोस थीटा, ये सॉरी साइन थीटा, एस कैप का मोड साइन थीटा। जैसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, जैसे ये आर वेक्टर होता है तो ये घटक आर कोस थीटा होता है, ये वाला घटक क्या होता है, आर साइन थीटा। ऐसे ही तो लिखते हो, बताओ ऐसे लिखते हो ना, आर वेक्टर का ये वाला घटक होता है आर कोस थीटा, ये वाला घटक क्या होता है, आर साइन थीटा। तो मैं ये वाला घटक बोलो चाहे ये वाला घटक बोलो, ये भी आर साइन थीटा ही होता है। ये वाला घटक, ये वाला घटक क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये है एस कैप, ये थीटा कोण है, तो ये एंगल, ये घटक क्या होगा, एस कैप का मोड साइन थीटा। और ये थीटा कोण है, तो ये वाला, इसका ये वाला घटक क्या होगा, ये वाला, सर ये वाला घटक हो जाएगा आई कैप का मोड साइन थीटा। अरे ये वाला घटक क्या होगा, ये आई कैप है, तो ये वाला घटक तो होगा आई कैप का मोड कोस थीटा, ये वाला घटक होगा आई कैप का मोड साइन थीटा। ऐसे ये थीटा कोण है, तो ये वाला घटक होगा आई कैप एस कैप का मोड साइन कोस थीटा, और ये वाला घटक होगा एस कैप का मोड साइन थीटा। अब इसका मोड भी वन होता है, इसका मोड भी वन होता है, और ये क्या है, एस वेक्टर होता है। तो एस वेक्टर का मोड है ना, वो कितना होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूं, ये थीटा है, ये आई कैप है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो ब्लू सॉरी येलो लाइन के अंदर है, ये कंपोनेंट कितना होगा, आई कैप का मोड साइन थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सर एस कैप का मोड साइन थीटा होगा। इसका मोड भी वन होता है, इसका मोड भी वन होता है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के मोड वन होते हैं, तो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो टोटल ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा। लेकिन इसके अंदर परिमाण में, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एस वेक्टर का जो मोड है वो क्या है, 2 साइन थीटा है। किसमें है, परिमाण में। तो आप लोग मेंशन कर सकते हो ज्यामिति से, ज्यामिति से क्या, कि एस वेक्टर का जो मोड है ये क्या है, 2 साइन थीटा। ज्यामिति से आप क्या लिख सकते हो, एस वेक्टर का जो मोड है वो क्या है, 2 साइन थीटा। बस ये सारे मान किसमें रख दो, समीकरण नंबर 8 9 10 में रख दो। जो समीकरण मिल जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, लाउ के समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 8 9 10 में मान रखने पर 8 9 व 10 से क्या लिख सकते हैं हम, 2a, इसका मान 2 साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉस अल्फा बराबर एच डैश लैम्डा। फिर 2b साइन थीटा कॉस बीटा बराबर के डैश लैम्डा। फिर 2c साइन थीटा कॉस गामा बराबर एल डैश लैम्डा। इनको क्या कहा जाता है, लाउ ए समीकरण। क्या कहते हैं, लाउ ए। चलो इसके बाद में ये लिखना और ये ऐसे कैसे होता, किसी को कोई स्टेप में इसमें दिक्कत थोड़ी है। इसको उतार लेना, आज के लिए इतना ही रहेगा।
क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। टॉपिक का नाम था लव ए समीकरण, जो हमने डिराइव कर दिया। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो वो आप वापिस एक बार क्लास सुन सकते हो, देख सकते हो।